चलिए बाबा, आज की रिवीजन चालू करते हैं। आज हम करेंगे रिवीजन फॉर द चैप्टर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। सर एक लिंकिंग दीजिए। यस बाबा, लिंकिंग ले लीजिए। हमने सीखना जीएसटी स्टार्ट किया था गुड्स और सर्विस से। अगर गुड्स एंड सर्विस सप्लाई हो गया, सप्लाई या तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा या इंट्रास्टेट सप्लाई होगा। जब आप इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट देखते हो तो आप ये देखते हो कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी होता है तो उस पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है, क्योंकि उसे हम इंट्रास्टेट सप्लाई बोलते हैं। लेकिन अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट यूटी, वन स्टेट वन यूटी में होता है तो उसे हम इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं और सर उस पे आईजीएसटी लगाया जाता है। तो यहां आता है रेलेवेंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेक्शन नंबर 10, 11, 12 एंड सेक्शन नंबर 13 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट लगा के हम फाइंड आउट करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 10 एंड 11 डील करता है विद रिस्पेक्ट टू गुड्स, 12 एंड 13 डील करता है विद रिस्पेक्ट टू सर्विस। चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई में आप देखोगे जब आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर रहे हो फॉर गुड्स तो सर सेक्शन नंबर 10 एंड सेक्शन नंबर 11 आता है। सेक्शन नंबर 11 बोलता है कि अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं, अगर गुड्स इंपोर्टेड है तो हमेशा याद रखिएगा द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, ठीक है सर, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर को प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे। अगर आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है तो जो लोकेशन आउटसाइड इंडिया है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, लोकेशन आउटसाइड इंडिया। ठीक है सर। अगर सेक्शन नंबर 11 में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मामला नहीं है तो सर आप सेक्शन नंबर 10 में आ जाते हो। सेक्शन नंबर 10 में सेक्शन नंबर 10(1) एंड सेक्शन नंबर 10(2) है। सेक्शन नंबर 10(1) में सेक्शन नंबर 10(1) ए बी सी डी ई है। सेक्शन नंबर 10(1) ए बोलता है रमेश, अगर समझ लीजिए आप सप्लाई कर रहे हो और सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, मतलब गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, चाहे मूवमेंट सप्लायर कर रहा हो, चाहे रिसिपिएंट कर रहा हो, चाहे एनी अदर पर्सन मूवमेंट कर रहा हो। याद रखिएगा अगर मूवमेंट हो रहा है तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट होता है फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द रिसिपिएंट, वो जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है फॉर डिलीवरिंग इट टू द रिसिपिएंट, वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर अगर बिल टू शिप टू का मामला है, याद रखिएगा बिल इट टू मी बट शिप इट टू द अदर पर्सन, तो इस केस में ये सप्लायर वो रिसिपिएंट में तो थर्ड पार्टी हो, मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पार्टी। अगर सर सप्लाई में मूवमेंट नहीं है, सप्लाई में मूवमेंट नहीं है तो बेटा जहां गुड्स थे एट द टाइम, अब आप जब आपने डिलीवरी दे दिया, मतलब जब आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया, वो जहां गुड्स थे उस समय वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है सर। अगर असेंबली और इंस्टॉलेशन एट साइट का मामला है तो सर प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। अगर गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड वेयर दे आर टेकन ऑन बोर्ड, दैट बिकम्स द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर सेक्शन नंबर 10(2) बोलता है अगर प्लेस ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर समझ लीजिए कोई ऐसा केस आ गया जहां पे गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो इट विल बी डिटरमाइंड इन द मैनर टू बी प्रेस्क्राइब। लेकिन अभी मैनर प्रेस्क्राइब कुछ भी प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है बाय द गवर्नमेंट। तो सर हमने क्या समझा? हमने समझा प्लेस ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू गुड्स। तो सर गुड्स का केस में याद रखिएगा एक सेक्शन नंबर 10 है, एक सेक्शन नंबर 11 है। सेक्शन नंबर 11 बोलता है अगर गुड्स आपने इंपोर्ट किए हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंपोर्टर का लोकेशन बनेगा। सर अगर सर आपने गुड्स अगर एक्सपोर्ट किए हैं तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद सेक्शन नंबर 10 में सेक्शन नंबर 10(2) टोटल बकवास, सेक्शन नंबर 10(1) ए बी सी डी एंड ई। अगर गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट तो वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट। सर अगर मूवमेंट नहीं है तो सर लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया, वो बनता है प्लेस ऑफ सप्लाई। बिल टू शिप टू के मॉडल में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पार्टी। तो बेसिकली अगर ये मुझे बिल कर रहा है, शिप उसे कर रहा है, तो ये सप्लायर वो रिसिपिएंट, मैं बीच में थर्ड पार्टी, मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस बनेगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसने मुझे जो सप्लाई किया उसके लिए सेक्शन नंबर 10(1) भी लगेगा। मैं जो फर्दर सप्लाई कर रहा हूं उसके लिए सेक्शन नंबर 10(1) ए लगेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अगर इंस्टॉलेशन और असेंबली का मामला है तो प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड सर वेयर दे आर सप्लाइड ऑन बोर्ड, गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड, टेकन ऑन बोर्ड, एसओबी इज इक्वल टू टीओबी। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद अब आता है प्लेस ऑफ सप्लाई विद रेस्पेक्ट टू सर्विसेज। सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 13 की बात करेंगे। सेक्शन नंबर 12 तब लगता है जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है, देन सेक्शन नंबर 12 इज एप्लीकेबल। लेकिन सेक्शन नंबर 13 तब लगता है जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और
लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एनी वन इज आउटसाइड इंडिया, कोई भी इंडिया के बाहर है तो सेक्शन नंबर 13 लगेगा। तो चलिए पहले सेक्शन नंबर 12 पढ़ लेते हैं। सेक्शन नंबर 12 बोलता है कि सर अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है तो सेक्शन नंबर 12 लगेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 12(2) आता है जो जनरल रेसिडुअल रूल है कि सर अगर आप सेक्शन नंबर 12(3) से लेके 12(14) तक कहीं भी फॉल नहीं हो रहे हो, आप जो सर्विस दे रहे हो वो सेक्शन नंबर 12(3) से लेके सेक्शन नंबर 12(14) तक अगर कहीं भी फॉल नहीं हो रही है तो सर जिसका कोई नहीं उसका सेक्शन नंबर 12(2) यहां पे जो बोलता है रेसिडुअल रूल, अगर जनरली देखा जाए तो रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सर्विस दिया है तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो जो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सर अगर आपके पास एड्रेस भी नहीं है तो आप जहां हो वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेना। डन सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 12(3) आता है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस है डायरेक्टली इन रिलेशन टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी या लॉजिंग अकोमोडेशन सर्विस या कोई फंक्शन करा रहे हो इट इमूवेबल प्रॉपर्टी या एंसिलरी सर्विसेज है इन रिलेशन टू ABC, तो बेटा एक बात याद रखना सर, समझ लीजिए कोई डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस आप दे रहे हो, लॉजिंग अकोमोडेशन का सर्विसेज दे रहे हो, फंक्शन एट इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विसेज दे रहे हो, एंसिलरी सर्विसेज एंसिलरी टू A, B and C, तो याद रखना प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन और इंटेंडेड लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, बोट और वेसल। सर अगर समझ लीजिए सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है और मैंने समझ लीजिए उसका इंटीरियर डिजाइनिंग का सर्विस दिया है, तो याद रखना इमूवेबल प्रॉपर्टी इवन तो आउटसाइड इंडिया है, जनरली तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने यहां बोल दिया अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मल्टीपल स्टेट्स में है, मल्टीपल यूनियन टेरिटरीज में है तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मल्टीपल स्टेट और यूनियन टेरिटरी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू बी ट्रीटेड इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और सर इसमें आपका जो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू जो आपने सेपरेटली कलेक्ट किया होगा वो होगा। अगर सर मैंने सेपरेटली नहीं कलेक्ट किया तो अगर एक सिंगल अमाउंट ले लिया था तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट आप वैल्यू को बाइफरकेट कर दीजिएगा इन बिटवीन द वेरियस स्टेट। लेकिन सर अगर समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं बाइफरकेट नहीं कर पा रहा हूं तो आप रूल नंबर 4 लगाना। रूल नंबर 4 बोलता है कि सर आपको वैल्यू को अपोर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू अगर अपोर्शन करोगे उतना वैल्यू रिलेटेड उतना प्लेस ऑफ सप्लाई उस स्टेट में होगा। तो सर वैल्यू को अपोर्शन कैसे करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ नाइट्स, एरिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड गिवन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है सर। उसके बाद अगर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज है, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज RCB फेल्ड पैथेटिकली। सर कैसे याद रहेगा ये RCB फेल्ड पैथेटिकली? आर मतलब देखिए यहां पे रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज RCB failed pathetically. R for restaurant and catering services, C for cosmetic and plastic surgery, B for beauty treatment failed, F for failed fitness services pathetically, P मतलब हो गया पर्सनल ग्रूमिंग की सर्विसेज एंड H मतलब हो गया हेल्थ सर्विसेज। याद रखना परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज में सारे परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज नहीं आएंगे, सिर्फ RCB फेल्ड पैथेटिकली। वैसे तो मैं भी RCB का फैन हूं। RCB फेल्ड पैथेटिकली। R मतलब रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज, सी मतलब कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, बी मतलब ब्यूटी ट्रीटमेंट, एफ फॉर फिटनेस सर्विसेज, पी मतलब पर्सनल ग्रूमिंग एंड H फॉर हेल्थ सर्विसेज। तो याद रखिएगा RCB फेल्ड पैथेटिकली। वेयर इज द पुप प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस? RCB फेल्ड पैथेटिकली। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज में प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। अगर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज है, ट्रेनिंग देने जा रहा हूं किसी को, रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है जहां मैंने परफॉर्मेंस किया ऑफ द ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद एडमिशन टू एन इवेंट और पार्क एंड सर्विसेज एंसिलरी टू द एडमिशन और पार्क वाला सर्विसेज। तो याद रखिएगा अगर एडमिशन टू एन इवेंट और पार्क वाला सर्विसेज आप दे रहे हो, मतलब आप एंट्री टिकट बेच रहे हो, तो जहां इवेंट हो रहा है या जहां पार्क लोकेटेड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सर सेक्शन नंबर 12(7) बोलता है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट और एंसिलरी सर्विसेज। अगर मैं ऑर्गेनाइज करके दे रहा हूं किसी के लिए इवेंट, तो याद रखना अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो हमेशा याद रखना इवेंट इंडिया में हो रहा हो, इवेंट आउटसाइड इंडिया, कहीं कोई मैटर नहीं करता है। रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैं सर्विसेज दे रहा हूं ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, तो याद रखिएगा जहां इवेंट हो रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट लेना। अगर इवेंट मल्टीपल स्टेट में हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन द रेस्पेक्टिव स्टेट और यूटी। और सर अब इस केस में वैल्यू को कैसे अपोर्शन किया जाएगा? या वैल्यू शैल बी इन द प्रोपोर्शन टू द वैल्यू कलेक्टेड सेपरेटली और इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एज पर रूल नंबर 5 जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हो तो आप गैप लगा दीजिए। रूल नंबर 5 बोलता है गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे आपने अकाउंटिंग किया होगा उस हिसाब से आप प्लेस ऑफ सप्लाई विथ वैल्यू को बेसिकली अपोर्शन कर लेना। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब मैंने आपको अभी तक क्या क्या बोला? मैंने आपको सेक्शन नंबर 12 पढ़ाया
ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई में अभी तक हमने सेक्शन नंबर 10 पढ़ा। सेक्शन नंबर 10 में सेक्शन नंबर 10 1A वेयर सप्लाई 1A B C D एंड E मैंने आपको पढ़ाया। ए बोला मूवमेंट है तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट होगा, सी बोला मूवमेंट नहीं है तो जहां डिलीवरी दे दिया, गुड्स का लोकेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। सर बिल टू शिप टू के मॉडल में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पार्टी। सर अगर इंस्टॉलेशन का मामला है प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली, सप्लाइड ऑन बोर्ड का मामला है तो टेकन ऑन बोर्ड। सेक्शन नंबर 11 मैंने आपको पढ़ाया। 11 में अगर गुड्स इंपोर्टेड है, इंपोर्टर का लोकेशन याद रखिएगा, एंड सर एक्सपोर्ट का केस में लोकेशन आउटसाइड इंडिया। उसके बाद सेक्शन नंबर 12 मैंने आपको पढ़ाया। सेक्शन नंबर 12 में सेक्शन नंबर 12(1) पढ़ाया कि सर सेक्शन नंबर 12(1) क्या बोला, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 12 निकालना। सेक्शन नंबर 12(2) बोला जनरल रूल, लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, अगर लोकेशन नहीं है तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड लेना, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड लेना, अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है आप जहां हो वही प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 12(3) बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस में याद रखना लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट लेना। सर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मल्टीपल स्टेट में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई मल्टीपल स्टेट में होगा, और वैल्यू आपको सेपरेटली कलेक्ट किया है तो वैल्यू एज जैसे आपने वैल्यू कलेक्ट किया है वैसे चलेगा, लेकिन अगर सर मैंने वैल्यू सेपरेटली कलेक्ट नहीं किया है तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट आपको वैल्यू को अपोर्शन कर देना है। अगर वैल्यू सर वैसे भी अपोर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो ऑन द बेस ऑफ नाइट्स, एरिया या सर्विस डिक्लेरेशन, जो सर्विस प्रोवाइडर डिक्लेरेशन देता है उसके हिसाब से आपको वैल्यू का अपोर्शन करना है। सेक्शन नंबर 12(4) RCB फेल्ड पैथेटिकली की बात करता है, जो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज होता है प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। सेक्शन नंबर 12(5) बोलता है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल का सर्विसेज अगर है रजिस्टर्ड पर्सन तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अदरवाइज प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जहां आपने ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस दी वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद सेक्शन नंबर 12(6) आता है। सेक्शन नंबर 12(6) बोलता है एडमिशन टू एन इवेंट और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ और एंसिलरी सर्विसेज, तो याद रखिएगा प्लेस ऑफ द इवेंट और पार्क प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। ऑर्गेनाइजिंग की सर्विसेज में याद रखना अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हो, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एन इवेंट की सर्विसेज अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इवेंट इंडिया में ही हो रहा है, इवेंट आउटसाइड इंडिया नहीं है तो प्लेस ऑफ द इवेंट, अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। सर अगर मल्टीपल लोकेशंस में हो रहा है तो प्लेस ऑफ वैल्यू आप सेपरेटली कलेक्ट कर लीजिए, नहीं किया सेपरेटली कलेक्ट तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आप वैल्यू को अपोर्शन कर दीजिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में भी आप कॉन्ट्रैक्ट को भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो एज पर गैप लगा दीजिएगा। डन, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसके बाद सर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल एंड कोरियर, याद रखिएगा लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज कोई दे रहा है, बेटा ट्रांसपोर्टेशन रोड से भी हो सकता है, प्लेन से भी हो सकता है, शिप से भी हो सकता है, ट्रेन से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, याद रखिएगा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां आपने गुड्स को हैंड ओवर किया वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर इधर एक प्रोवाइजो है कि सर समझ लीजिए सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है और ट्रांसपोर्टेशन आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो वो प्रोवाइजो बोलता है ट्रांसपोर्टेशन इज आउटसाइड इंडिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई डेस्टिनेशन बनेगा। अब सुनिए, अब यहां पे एक सर्कुलर आया, वही सर्कुलर के कारण मैंने इसको ग्रीन किया है। सर्कुलर ने क्या बोला है, सर्कुलर बोलता है एंटाइटलमेंट ऑफ आईटीसी वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड एज पर प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर 12(8), मतलब सप्लायर भी इंडिया में है, रिसिपिएंट भी इंडिया में है, सप्लायर भी इंडिया में है, रिसिपिएंट भी इंडिया में है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया आ रहा है, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। तो सप्लायर ने बोला सर ये एक इंटरस्टेट सप्लाई है, देखिए where location of supplier is in India and place of supply is outside India, तो सर सप्लायर क्या बोलेगा ये एक इंटरस्टेट सप्लाई है और मैं आईजीएसटी चार्ज करूंगा। अब सर जो रिसिपिएंट है क्या वो आईटीएसटी का आईटीसी ले सकता है, तो इधर क्लैरिफिकेशन यही आया कि रिसिपिएंट वुड बी एलिजिबल टू आईटीसी ऑफ द आईजीएसटी, रिसिपिएंट को आईटीसी ऑफ द आईजीएसटी मिलेगा, क्योंकि देखिए सप्लायर भी इंडिया में, रिसिपिएंट भी इंडिया में, लेकिन जब बस प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो मैंने समझ लीजिए ये जो शिपिंग कंपनी है और ये मैं हूं यहां पे इंडिया में, मैंने इनको बोला कुछ गुड्स को इंडिया के बाहर ट्रांसपोर्ट करना है, तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होगा, सप्लायर इंडिया में, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया में, उसने मुझे जब बिल दिया तो उसने आईजीएसटी चार्ज किया, क्या मैं उस आईजीएसटी का क्रेडिट ले सकता हूं? यस, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द आईजीएसटी मिल जाएगा, यही क्लैरिफिकेशन आया है। तो सर सप्लायर जब उसे रिपोर्ट करेगा तो उसे कैसा रिपोर्ट करेगा, व्हाइल रिपोर्टिंग इन जीएसटीआर 1 सप्लायर सेलेक्ट करेगा स्टेट कोड एज 96 व्हिच इज द फॉरेन कंट्री एंड हेंस रिसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द आईजीएसटी पेड मिल जाएगा। बस यही क्लैरिफिकेशन आया है यहां पे।
उसके बाद सेक्शन नंबर 12(9) बोलता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में अगर हप हो, सर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन कैसे भी हो रहा हो, लैंड रूट, एयर रूट, सी रूट, कोई भी रूट से हो रहा हो, याद रखिएगा रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन सर अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो जहां से वो कूदा वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन। बेटा याद रखना पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो जहां से वो कूदा वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज द प्लेस ऑफ एम्बार्केशन फॉर ए कंटिन्यूअस जर्नी। कंटिन्यूअस जर्नी वो होता है जहां पे बीच में कोई स्टॉप ओवर नहीं होता। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है सर। अगर समझ लीजिए बीच में कोई स्टॉप ओवर हो गया तो दो अलग अलग जर्नी हो गए, दो अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई आएंगे। सर अगर राइट टू पैसेज का मामला है, राइट टू पैसेज मतलब मेट्रो कार्ड एक राइट टू पैसेज होता है, अगर राइट टू पैसेज का मामला है तो जनरल रूल लगेगा। जनरल रूल मतलब लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। एक बात याद रखना, आप यहां से जा रहे हो बॉम्बे, बॉम्बे से आ रहे हो वापस, तो बेटा दो अलग अलग जर्नी हो गई है और अकॉर्डिंगली दो प्लेस ऑफ सप्लाई आएंगे। रिटर्न जर्नी इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सेपरेट जर्नी। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सर सप्लाईज ऑफ सर्विसेज ऑन बोर्ड, बेटा याद रखना गुड्स के लिए तो वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, सर्विसेज का केस में सर्विसेज को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है, लेकिन सर्विसेज का केस में फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट को प्लेस ऑफ सप्लाई बोल दिया जाता है। फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट इज ऑलवेज द प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद आता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। बेटा मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया, सेक्शन नंबर 12 पढ़ाया। सेक्शन नंबर 12 में हमने सेक्शन नंबर 12(1) पढ़ा, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अगर दोनों इंडिया में हैं तो सेक्शन नंबर 12 लगेगा। सेक्शन नंबर 12(2) बोला लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन ले लेना, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ले लेना, या लोकेशन ऑफ सप्लायर बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद सेक्शन नंबर 12(3) बोला अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज है लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ले लेना, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मल्टीपल स्टेट में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई मल्टीपल स्टेट में बनेगा। अब आपको वैल्यू या तो सेपरेटली कलेक्ट करना है, सेपरेटली कलेक्ट नहीं किया तो वैल्यू अपोर्शन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं हो पा रहा है या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ऑन द बेस ऑफ नाइट्स, एरिया और द सर्विस डिक्लेरेशन जो सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है उसके हिसाब से आप वैल्यू को अपोर्शन कर देना। सर उसके बाद सेक्शन नंबर 12(4) आता है आरसीबी फेल्ड पैथेटिकली, तो सर इस केस में प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर सेक्शन नंबर 12(5) बोलता है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल के सर्विसेज में लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो उस केस में प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस जहां पे आपने ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस दिया। सर एडमिशन टू एन इवेंट और पार्क का सर्विसेज में प्लेस ऑफ द इवेंट और द पार्क बनता है प्लेस ऑफ सप्लाई। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट का सर्विसेज में याद रखिएगा अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है हमेशा लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन होगा, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो प्लेस ऑफ द इवेंट बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बनेगा। सर अगर वैल्यू की बात करें यहां पे मल्टीपल स्टेट में अगर प्लेस ऑफ सप्लाई है तो सर मल्टीपल स्टेट में वैल्यू को कैसे अपोर्शन किया जाएगा, वैल्यू कलेक्टेड सेपरेटली, अगर कलेक्ट सेपरेटली नहीं किया है तो सर कोई बात नहीं, आप एक काम करना कॉन्ट्रैक्ट देख लेना, अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वैल्यू को डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो सर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगा देना। उसके बाद सेक्शन नंबर 12(8) आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के मामला में इंक्लूडिंग मेल एंड कोरियर का केस में लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। सर अगर रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं दे रहे हो तो जहां पे उनको उठाया पिकअप लोकेशन, पिकअप जहां पे उनको हैंड ओवर किया गया था वही बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर जहां उनको गुड्स को हैंड ओवर किया गया था वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। बेटा यहां पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का मामला में एक बात याद रखिएगा, दोनों इंडिया में है लेकिन गुड्स अगर इंडिया के बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज द डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया, डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया, डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया। और सर लोकेशन ऑफ सप्लाई इन इंडिया, डेस्टिनेशन इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, वो इंटरस्टेट मानते हुए उस पर आईजीएसटी चार्ज करेगा और रिसिपिएंट क्योंकि इंडिया में है वो आईजीएसटी का क्रेडिट ले सकेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 12(9) आएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के मामले में। याद रखिएगा लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन लीजिएगा। सर ठीक है, लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन विल ऑलवेज बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर अगर समझ लीजिए अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो जहां से वो कूदा वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर अगर यहां पे राइट टू पैसेज का मामला है तो जनरल रूल लगाइएगा। सेक्शन नंबर 12(10) बोला ऑन बोर्ड सर्विसेज फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट विल बिकम द प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद आता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अगर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज दी गई हैं वाइड फिक्स लाइन सर्किट डिश वगैरह तो जहां वो फिक्स लाइन सर्किट डिश वगैरह इंस्टॉल किए गए हैं वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर अगर समझ लीजिए पोस्टपेड मोबाइल के थ्रू टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज दिया जा रहा है तो जो बिलिंग एड्रेस होगा वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर प्रीपेड मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट प्रीपेड मोबाइल या इंटरनेट का सर्विसेज दिया जा रहा है, अगर दिया गया सर्विसेज थ्रू ए सेलिंग एजेंट, रीडिस्ट्रीब्यूटर और रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर तो जो एड्रेस ऑफ द एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर होता है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। लेकिन अगर
बाय एनी पर्सन, मतलब सेलिंग एजेंट समझ लीजिए फाइनल सब्सक्राइबर को बेच रहा है, या कंपनी डायरेक्टली फाइनल सब्सक्राइबर को अगर प्रीपेड जो वाउचर, प्रीपेड जो सिम प्रीपेड सर्विसेज देते थे उसके लिए वाउचर्स वगैरह होता था, उस केस में याद रखिएगा जहां प्रीपेमेंट रिसीव हुआ या जहां वाउचर भेज दिया वही बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर प्रीपेड सर्विसेज दी जा रही है थ्रू इंटरनेट नेट बैंकिंग तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एनी अदर केस एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, इफ एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इज नॉट देयर लोकेशन ऑफ सप्लायर। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन है यहां पे, लीज सर्किट इंस्टॉल्ड इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बेसिकली जहां पे सर्किट इंस्टॉल किया जाता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है, लेकिन समझ लीजिए सर्किट दो जगह इंस्टॉल किया गया है। एक सर्किट है उसका 2 पॉइंट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक लीज सर्किट इंस्टॉल किया गया है। तो याद रखिएगा अगर सर्किट is installed in more than one state or union territory, then in proportion to the value जो कलेक्ट किया गया सेपरेटली उसके हिसाब से वैल्यू को अपोर्शन कर देना। लेकिन क्योंकि देखिए अगर सर्किट 2 स्टेट में इंस्टॉल्ड हो गया है यहां से लेके यहां तक, तो प्लेस ऑफ सप्लाई 2 स्टेट में आएगा, 2 पॉइंट हो रहे हैं यहां पे। लेकिन सर अब अगर 2 स्टेट में आ रहा है तो वैल्यू को कैसे अपोर्शन करना है, तो बोल रहा है वैल्यू अगर जो सप्लायर ऑफ सर्विस है उसने अगर सेपरेटली कलेक्ट किया तो सेपरेटली वैल्यू आ गया, अगर सेपरेटली कलेक्ट नहीं किया तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट लगा लेना। अगर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता है तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट है, रूल नंबर 6 लगा लेना, और रूल नंबर 6 बोलता है इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ पॉइंट लाइंग इन द स्टेट और यूटी। समझ लीजिए एक लीज सर्किट इंस्टॉल हुआ था, उसके 2 पॉइंट एक स्टेट में है और 1 पॉइंट अनदर स्टेट में है, तो 2:1 के रेशियो में वैल्यू को अपोर्शन कर दिया जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, बेसिकली फाइनेंशियल ये जो बैंकिंग सर्विसेज होते हैं एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज के लिए याद रखिएगा हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई एड्रेस ऑन रिकॉर्ड बनेगा। अगर उनके पास आपका एड्रेस नहीं है तो वो जहां है लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। इंश्योरेंस सर्विसेज के केस में सेक्शन नंबर 1213 बोलता है इंश्योरेंस सर्विसेज के केस में अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो सर जो एड्रेस है वही बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद सेक्शन नंबर 1214 आता है एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी मेंट फॉर द, तो सर अगर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज आप दे रहे हो, एडवर्टाइजमेंट सर्विस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज मेंट फॉर द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, तो बेटा एक बात याद रखना, ये जो आपने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज गवर्नमेंट को दिया है या स्टैट्यूटरी बॉडी को दिया है, बेसिकली वो बोल रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी होगा। जहां जहां एडवर्टाइजमेंट आपने किया वहां वहां प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। एंड सर वैल्यू जो होगा उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा, वैल्यू प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू द सर्विस प्रोवाइडेड इन द रेस्पेक्टिव स्टेट और यूटी। जितना उस स्टेट में सर्विस दिया है उस हिसाब से वैल्यू को अपोर्शन कर देना इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अपोर्शन नहीं कर पाओ वैल्यू को तो रूल नंबर 3 लगा लेना। तो यही यहां पे बोला गया है रूल नंबर 3, अगर एडवर्टाइजमेंट किया गया इन, और क्या बेसिस रहेगा अपोर्शनमेंट का या क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा, तो सर अगर न्यूज़पेपर एंड पब्लिश के एडवर्टाइजमेंट किया गया न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन में तो सर अमाउंट पेएबल फॉर सच पब्लिकेशन, सच अमाउंट पेएबल फॉर पब्लिशिंग द एडवर्टाइजमेंट, वैल्यू बेसिकली वैल्यू उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद सर प्रिंटेड मटेरियल, पैम्पलेट, टी शर्ट वगैरह में अमाउंट पेएबल के हिसाब से आपको वैल्यू अपोर्शनमेंट करना है। सर होर्डिंग अदर देन इन ट्रेन, अमाउंट पेएबल फॉर द होर्डिंग, ट्रेन के अगर ट्रेन में एडवर्टाइजमेंट किया गया, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट पेएबल फॉर सच एडवर्टाइजमेंट, यूटिलिटी बिल ऑफ ऑयल और गैस अमाउंट पेएबल के हिसाब से, ठीक है सर। उसके बाद यहां बोल रहे हैं रेलवे टिकट में अगर एडवर्टाइजमेंट किया गया है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट पेएबल, ओवर द रेडियो स्टेशन देन अमाउंट पेएबल फॉर ईच सच रेडियो स्टेशन। टेलीविजन में अगर एडवर्टाइजमेंट किया है तो सर वैल्यू अपोर्शन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ channel viewership figure published by the Broadcast Audience Research Council for the last week of the last quarter if figures relate to 2 or more state, तो सर अप्लाई कर देना रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। उसके बाद सिनेमा हॉल में अगर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दिया गया है तो सर अमाउंट पेएबल टू द सिनेमा हॉल और स्क्रीन इन ए मल्टीप्लेक्स वो बनेगा। बेसिकली आप कैसे क्या वैल्यू बनेगा, क्योंकि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट सर्विस दिया मल्टीपल स्टेट में तो प्लेस ऑफ सप्लाई मल्टीपल स्टेट में हो गया। अब वैल्यू क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू एवरी स्टेट, वो यहां बोल रहे हैं कि सर अमाउंट पेएबल टू द सिनेमा हॉल वैल्यू बनेगा। उसके बाद उसके ऊपर बेसिकली जीएसटी चार्ज किया जाएगा। ओवर द इंटरनेट तो सर्विसेज विल बी डीम्ड टू बी प्रोवाइडेड अक्रॉस इंडिया और उसका बेसिस बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर, वैल्यू को बेसिकली अपोर्शन कर दिया जाएगा। अगर सर्विसेज दिया गया थ्रू एसएमएस तो टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स होगा, बेसिकली कैसे अपोर्शन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टेलीकॉम सब्सक्राइबर विच इज बेसिकली पब्लिश्ड बाय द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूज लास्ट क्वार्टर का फिगर्स। डन सर, पॉइंट क्लियर है।
बेटा यहां पे याद रखना, अगर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडीज, तो सेक्शन नंबर 12 14 रेड विथ रूल नंबर 3 लगता है। लेकिन सर अगर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज नॉर्मली दिया गया है, नॉर्मली अगर कोई एडवर्टाइजमेंट सर्विस देता है नॉट टू द गवर्नमेंट, तो उस केस में याद रखिएगा जनरल रूल लगाया जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद अब आ जाइए सेक्शन नंबर 13 पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 13 यहां क्या बोल रहा है? सेक्शन नंबर 13 विथ रिस्पेक्ट टू सर्विसेज बात करता है। सेक्शन नंबर 13, एक बात याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 13 तब लगता है जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एनी वन इज आउटसाइड इंडिया। लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एनी वन इज आउटसाइड इंडिया। तो सर समझ लीजिए, सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया। तो सर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई बाय अप्लाइंग सेक्शन नंबर 13 इंडिया में आ गया तो सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, तो सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बनेगा एंड आपको जीएसटी, अगर आप एक बिजनेस एंटिटी है तो आपको जीएसटी अंडर आरसीएम देना पड़ेगा। तो इधर अगर आप सेक्शन नंबर 13 लगाओगे तो बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जब इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हो, या फिर सप्लाईज इन इंडिया, रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई बाय अप्लाइंग सेक्शन नंबर 13 भी आउटसाइड इंडिया आ गया और आपको फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी मिल गया एंड यू बोथ आर नॉट नियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, तो सर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनेगा। याद रखिएगा सेक्शन नंबर 13 अप्लाई करते हुए कभी इंपोर्ट ऑफ सर्विस बनता है, कभी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनेगा। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस क्या होता है? सप्लाईज आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इज इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया बाय अप्लाइंग सेक्शन नंबर 13। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में आ गया तो सर ये इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस का मामला बन जाएगा। लेकिन अगर सप्लाईज इन इंडिया, रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई बाय अप्लाइंग सेक्शन नंबर 13 भी आउटसाइड इंडिया आ गया और फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी आपको मिला है एंड यू बोथ आर नॉट नियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनेगा एंड एक्सपोर्ट का केस में आप जीरो रेटेड सप्लाई का बेनिफिट ले सकते हो। दैट्स सर पॉइंट क्लियर है। बेटा ध्यान रखना, यहां जब आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते हो या तो इंपोर्ट भी हो सकता है या एक्सपोर्ट भी हो सकता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा मैं एक बात बोलना चाहता हूं, सेक्शन नंबर 13 लगा के अगर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला है, सेक्शन नंबर 13 लगा के अगर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला है तो कभी भी वो इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप यहां पे चैप्टर नंबर 3 का एक चार्ट दिखाता हूं मैं आपको, जब भी आप इंट्रा स्टेट सप्लाई निकालते हो तो आपको सेक्शन नंबर 10 एंड सेक्शन नंबर 12 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना होता है, तभी वो इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है। तो सेक्शन नंबर 13 लगा के अगर आपका कभी भी ऐसा हुआ कि सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक ही स्टेट में आ गया है, फिर भी क्योंकि आपने प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया बाय अप्लाइंग सेक्शन नंबर 13, तो याद रखिएगा क्योंकि आपने प्लेस ऑफ सप्लाई बाय अप्लाइंग सेक्शन नंबर 13 डिटरमाइन किया है, वो कभी भी इंट्रा नहीं होगा। एंड सेक्शन नंबर 75C ऑफ द आईजीएसटी एक्ट बोलता है जो इंट्रा नहीं होता या जिसका कहीं और जगह नहीं होता उसको हम इंटरस्टेट मानते हैं और उस पर आईजीएसटी लगेगा। मेरे बुक में एक जॉइंटर्स डील का क्वेश्चन है, हो सकता है आपको एसीए के मॉड्यूल में भी मिल जाए, पास्ट ईयर का क्वेश्चन होगा। बेसिकली जॉइंटर्स डील का एक क्वेश्चन है जिसमें आप देखोगे कि सर इंटरस्टेट बोला है और आईजीएसटी लगाया है। याद रखिएगा, इवन दो सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों सेम स्टेट में है, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों स्टेट में है, बट क्योंकि आपने प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया बाय अप्लाइंग सेक्शन नंबर 13, तो कभी भी वो इंट्रा नहीं होगा। और जो इंट्रा नहीं होता और जिसकी कहीं और जगह नहीं होती, सेक्शन नंबर 75C बोलता है वो इंटरस्टेट होता है और आईजीएसटी लगता है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 13(2) बोलता है जनरल रूल, रेसिडुअल रूल। अगर आप सेक्शन नंबर 13(3) से लेकर 13(13) तक कहीं भी फॉल नहीं हो रहे तो सर आप सेक्शन नंबर 13(2) लगाओगे जो बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। उसके बाद सेक्शन नंबर 13(3) आता है जो बोलता है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। अगर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस होता है विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स, आपने कोई परफॉर्मेंस किया, समझ लीजिए आपने टेस्टिंग का सर्विसेज दिया है, तो याद रखिएगा जहां गुड्स मेड फिजिकली अवेलेबल वही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, अगर गुड्स फिजिकली अवेलेबल कराए गए थे तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है सर, अगर समझ लीजिए मैंने कोई गुड्स रिलेटेड, समझ लीजिए कोई टेस्टिंग सर्विसेज वगैरह कर दी और सर यहां पे गुड्स मुझे फिजिकली अवेलेबल नहीं कराए गए थे, रिमोटली मैंने थ्रू इंटरनेट समझ लीजिए रिमोटली उस काम को कर दिया, तो याद रखिएगा लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर समझ लीजिए आपने कोई गुड्स को टेम्परेरी इंडिया में इंपोर्ट किया, अगर आपने गुड्स को टेम्परेरी इंपोर्ट किया है फॉर रिपेयर ट्रीटमेंट और प्रोसेस, आरटीपी, याद रखिएगा रिपेयर ट्रीटमेंट और प्रोसेस। रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस होने के बाद उसको इंडिया में पुट टू यूज नहीं किया
और उसको री एक्सपोर्ट कर दिया। बेटा पुट टू यूज समझ लीजिए इंडिया में किया था ओनली फॉर टेस्टिंग, वेदर की रिपेयर ट्रीटमेंट सही से हुआ है नहीं हुआ है तो ओके है। लेकिन समझ लीजिए इंडिया के बाहर से आपने कुछ गुड्स को टेम्परेली इंपोर्ट किया था फॉर रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस, और उसको आपने रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस करने के बाद वापस बिना इंडिया में यूज किए री एक्सपोर्ट कर दिया, तो जनरल रूल लगेगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। लेकिन सर समझ लीजिए मेरे पास कुछ गुड इंडिया में आए और मैंने रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस करने के बाद उसको कुछ दिन इंडिया में यूज कर लिया, तो बेटा याद रखना इस केस में, और उसके बाद एक्सपोर्ट कर रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब इंडिया बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब यहां एक छोटा सा सर्कुलर है। सर सर्कुलर क्या बोलता है, समझ लीजिए इंडिया के बाहर से डायमंड्स आए थे, डायमंड्स ऐसे रफ डायमंड्स आए थे, रफ डायमंड को आपने काट के यहां पे ट्रीटमेंट किया, प्रोसेसिंग किया, और आपने डायमंड का यहां पे कटिंग पॉलिशिंग वगैरह कर दिया। तो याद रखिएगा इट्स ए रिपेयर, इट्स ए ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच यू हैव डन on the goods and the goods are re-exported, तो इस केस में place of supply बनेगा location of recipient of service, suppliers in India, recipient is outside India, place of supply is the location of recipient of service which is outside India। अगर आपको foreign convertible currency मिल गया तो सर ये export of service बन जाएगा और आप इस केस में zero rated supply का benefit ले सकते हो। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद अब आता है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। अगर दिया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिविजुअल जो विच रिक्वायर्स द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द इंडिविजुअल, तो सर इस केस में याद रखिएगा जहां पे वो परफॉर्मेंस किया गया वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन नंबर 12(3) बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देख के जाइएगा। सेक्शन नंबर 13(3) बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 13(4) बोलता है सर्विसेज इन रिलेशन टू इमोरल प्रॉपर्टी, डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमोरल प्रॉपर्टी, सर्विसेज बाय एक्सपर्ट और रियल एस्टेट एजेंट, अकोमोडेशन सर्विसेज इन होटल, इन गेस्ट हाउस, ग्रांट ऑफ राइट टू यूज इमोरल प्रॉपर्टी और आर्किटेक्ट इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस। याद रखिएगा लोकेशन और द इंटेंडेड लोकेशन ऑफ द इमोरल प्रॉपर्टी प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट इंक्लूडिंग एंसिलरी सर्विसेज अगर होते हैं, एडमिशन और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट दोनों रिलेटेड सर्विसेज का याद रखिएगा। द प्लेस ऑफ द इवेंट, द प्लेस वेयर द इवेंट इज हेल्ड इज ऑलवेज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर समझ लीजिए सेक्शन नंबर 13(3) जो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज है, सेक्शन नंबर 13(4) जो इमोरल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस है, एंड 13(5) जो एडमिशन और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट रिलेटेड सर्विसेज है, अगर इंडिया में प्रोवाइड की गई, समझ लीजिए अगर ये जो सर्विसेज हैं ये आपने मल्टीपल लोकेशन में प्रोवाइड किया, सप्लायर इंडिया में है, रिसिपिएंट समझ लीजिए आउटसाइड इंडिया है, और आपने उसके लिए कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज दिया या ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट रिलेटेड सर्विसेज दिया, या सर आपने उसके लिए कोई भी परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज किया है, और सर वो मल्टीपल लोकेशंस में आपने किया, और एक लोकेशन भी अगर इंडिया में आ गया इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू एंटायर कॉन्ट्रैक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में आ जाएगा और उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद यहां पे सेक्शन नंबर 13(7) बोलता है सर्विसेज इन 3, 4 एंड 5 इफ दे आर सप्लाइड इन मल्टीपल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, तो याद रखिएगा प्लेस ऑफ सप्लाई इन ईच स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी होगा। समझ लीजिए मैं इंडिया में हूं, सप्लाईज इन इंडिया, रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, और उसके लिए मैंने समझ लीजिए अगर कोई भी सर्विस दिया जो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, या मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस, या ऑर्गेनाइजिंग और एडमिशन टू एन इवेंट वाला सर्विसेज दिया है, और वो इंडिया में मल्टीपल स्टेट्स में है, तो इस केस में याद रखिएगा सो प्लेस ऑफ सप्लाई इन ईच स्टेट होगा, और वैल्यू को कैसे अपोर्शन किया जाएगा इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू कलेक्टेड सेपरेटली। अगर सेपरेटली कलेक्ट नहीं किया है तो इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर सर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो रूल लगा लेना। रूल नंबर 7 लगता है विद रिस्पेक्ट टू 13(3) परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज के लिए, हमेशा याद रखिएगा रूल नंबर 7 लगेगा इस केस में। तो अगर आपने परफॉर्मेंस किया है, समझ लीजिए आपने टेस्टिंग सर्विसेज किया है विद रिस्पेक्ट टू गुड्स विच आर द सेम गुड्स, और सर एक गुड्स इंडिया के बाहर से आया था, उसका टेस्टिंग मैंने दिल्ली में भी किया और वेस्ट बंगाल में भी किया, तो याद रखिएगा वैल्यू को कैसे अपोर्शन करोगे, डिवाइड द वैल्यू इक्वली बिटवीन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म। समझ लीजिए आपने वैल्यू टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां सर्विस परफॉर्म किया था, तो मैंने दिल्ली और वेस्ट बंगाल में किया था सर्विस, अगर एक अमाउंट चार्ज किया था तो उसको डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडेड बाई 2 इक्वली डिवाइड कर देंगे। लेकिन सर अगर सर्विसेज सप्लाइड किया गया था विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट गुड्स, समझ लीजिए एक पर्सन था, उसका कोई गुड्स था जिसका मैंने टेस्टिंग सर्विसेज दिया है, और सर यहां टेस्टिंग समझ लीजिए दिल्ली में भी हुआ, वेस्ट बंगाल में भी हुआ, और सर उसके लिए मैंने उसको चार्ज किया था, एक अमाउंट चार्ज कर लिया, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू 2 डिफरेंट गुड्स हुए थे, तो ये बोल रहे हैं कि वैल्यू आप डिवाइड कर देना इन
रेशियो ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स, जो गुड्स आपके पास आए थे जिसका आपने टेस्टिंग किया था, दिल्ली में टेस्टिंग हुआ और वेस्ट बंगाल में टेस्टिंग हुआ, दिल्ली में एक गुड्स का टेस्टिंग हुआ, वेस्ट बंगाल में अनदर गुड्स का टेस्टिंग हुआ, तो आप एक काम करना, जो अमाउंट आप उसको चार्ज कर रहे हो उसको आप डिवाइड कर देना इन द रेशियो ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स। उसके बाद सर्विसेज सप्लाई टू इंडिविजुअल, अगर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस आपने किया है विथ रिस्पेक्ट टू एन इंडिविजुअल, समझ लीजिए मैं इंडिया में हूं, एक और इंडिया के बाहर से आता है इंडिया में, समझ लीजिए वो इंडिया में आया और मैंने उसको हेयर कट का सर्विसेज दिया या पर्सनल ग्रूमिंग का सर्विसेज दिया है। अब सर जब मैं पर्सनल ग्रूमिंग का सर्विस दे रहा हूं, 2 दिन मैंने उसको बॉम्बे में सर्विस दिया, 2 दिन मैंने उसको गोवा में सर्विस दिया, तो सर वैल्यू डिवाइड हो जाएगा इन द रेशियो ऑफ 1:1। अप्लाई गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर अगर समझ लीजिए मैंने यहां पे सर्विसेज दिया है विद रिस्पेक्ट टू इमोवल प्रॉपर्टी, और इमोवल प्रॉपर्टी के लिए ये बोल रहे हैं अगर मल्टीपल लोकेशंस में दिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई मल्टीपल स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी में होगा। वैल्यू कैसे अपोर्शन करेंगे, यहां बोला रूल नंबर 4 को अप्लाई कर देना। रूल नंबर 4 ने आपको बोला था सेक्शन नंबर 12 जब हमने पढ़ा था, तो रूल नंबर 4 बोलता है ऑन द बेस ऑफ नाइट्स या एरिया और ऑन द बेस ऑफ सर्विस डिक्लेरेशन जो सर्विस प्रोवाइडर देता है। उसके बाद रूल नंबर 9 लगता है अगर समझ लीजिए एडमिशन टू एन इवेंट और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट वाला सर्विसेज है, तो उसके लिए बोल रहे हैं रूल नंबर 5 लगा देना, और रूल नंबर 5 बोलता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगा देना। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 13(8) जो बोलता है सर्विसेज बाय बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी जब वो अकाउंट होल्डर को देते हैं, या इंटरमीडिएट सर्विसेज है। सर ये इंटरमीडिएट सर्विसेज क्या होता है, बेसिकली ब्रोकर एजेंट वाला सर्विसेज। तो सर इस केस में क्या हो रहा है, एक मेन सप्लाई हो रहा है जो बिटवीन 2 लोग हो रहा है, और उसमें आप एज एन इंटरमीडिएट अगर सर्विस दे रहे हो, याद रखिएगा यहां ये प्रिंसिपल सप्लाई का बात नहीं कर रहे, इंटरमीडिएट जो ब्रोकर और एजेंट है उसकी सर्विसेज का बात कर रहे हैं। और सर अगर हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग यॉट, एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट और वेसल अप टू 1 मंथ, समझ लीजिए हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप कर रहे हो इंक्लूडिंग यॉट अप टू 1 मंथ, एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट और वेसल, तो याद रखिएगा हमेशा लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। तो सर्विसेज बाय बैंकिंग कंपनी टू अकाउंट होल्डर, अगर समझ लीजिए अकाउंट होल्डर को नहीं दिया है तो बेटा जनरल रूल लगाया जाएगा। लेकिन सर अगर सर्विसेज बाय बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी टू अकाउंट होल्डर है, या इंटरमीडिएट सर्विसेज जो ब्रोकर टाइप ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, बेसिकली क्या होता है एक प्रिंसिपल सप्लाई होगा बिटवीन ए एंड बी, और उसके बीच में एक फैसिलिटेट करने वाला एंसिलरी सप्लाई देने वाला होगा जो यहां पे बीच में बैठा हुआ, इन दोनों के बीच में जो मेन ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको फैसिलिटेट कर रहा है ब्रोकर की तरह। तो वो ब्रोकर वाला जो इंटरमीडिएट सर्विसेज है उसको यहां पे रेफर किया गया है। और सर हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज अगर आप दे रहे हो इंक्लूडिंग यॉट अप टू 1 मंथ, तो याद रखिएगा, बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट और वेसल, तो सर सब लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। ठीक है सर। सर अगर मैं समझ लीजिए एयरक्राफ्ट या वेसल दे रहा हूं रेंट पे, तो बेटा याद रखना है इस केस में जनरल रूल अप्लाई होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन नंबर 12(9) आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विसेज अगर दिया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का केस में डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है। और सर ये एक्सक्लूडिंग मेल एंड कोरियर लिखा गया है। मेल एंड कोरियर का केस में याद रखिएगा सेक्शन नंबर 13 में मेल एंड कोरियर का केस में हमेशा जनरल रूल लगता है। उसके बाद पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सेक्शन नंबर 13(10) पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का केस में जहां से वो कूदा फॉर ए कंटिन्यूअस जर्नी, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन फॉर ए कंटिन्यूअस जर्नी बेसिकली वेयर ही जंप्स इन बिकम्स द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 13(11) बोलता है सर्विसेज ऑन बोर्ड सेम टू सेम, यहां पे भी फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर OIDAR सर्विसेज है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर, अगर इंडिया के बाहर से समझ लीजिए OIDAR सर्विसेज दी जा रही है इंडिया में, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 13(13) बोलता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो प्रिवेंट डबल टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन, की गवर्नमेंट अगर चाहे और टू प्रिवेंट एनी डबल टैक्सेशन या नॉन टैक्सेशन, गवर्नमेंट अगर चाहे तो नोटिफाई कर सकता है एनी सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई एज द प्लेस जहां उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हुआ था, जहां उसका एंजॉयमेंट किया गया था ऑफ द सर्विस। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज और एंजॉयमेंट ऑफ द सर्विस। अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है, और गवर्नमेंट ने 2 चीजों के लिए नोटिफाई कर रखा है। यहां पे नोटिफिकेशन लिखिएगा सर, ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन दे रखा है कि अगर इंडिया के बाहर से समझ लीजिए कोई फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इंडिया में भेजता है, उसका आपने टेस्टिंग सर्विसेज इंडिया में करते हुए ड्रग्स का टेस्टिंग रिपोर्ट इंडिया के बाहर दे दिया, तो बेटा याद रखना क्योंकि उस टेस्टिंग रिपोर्ट का इंडिया के बाहर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ R&D सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज ऑलवेज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, जहां
आपने इंडिया में ड्रग्स मंगाए, ड्रग्स का टेस्टिंग किया, टेस्टिंग करने के बाद रिपोर्ट इंडिया के बाहर भेजा, तो सर वो टेस्टिंग का रिपोर्ट का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, वो सर्विस का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कहां हो रहा है? इंडिया के बाहर, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर बनेगा। सर अगर MRO सर्विसेज दे रहे हो, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल सर्विसेज विद रेस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट, शिप और अदर वेसल और देयर इंजन, याद रखिएगा इस केस में भी कंपोनेंट और पार्ट, एंड इट इज सप्लाइड फॉर यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो याद रखिएगा जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस बनेगा। समझ लीजिए, एमिरेट्स एयरलाइन दुबई से इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया में मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल सर्विसेज दिया गया, उसके बाद एमिरेट्स एयरलाइन वापस चला गया, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, दैट इज आउटसाइड इंडिया। सप्लाइज इन इंडिया, recipient is outside India, place of supply is also location of recipient of service। अगर आपको फॉरेन कन्वर्टिबल करेंसी मिल गया तो सर आपका सर्विस बनेगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और आप जीरो रेटेड सप्लाई का बेनिफिट ले सकते हो। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद यहां पे एक सर्कुलर है कि सर सप्लाई ऑफ सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज, अगर सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज दिया जाता है, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज इज नथिंग अदर देन सैटेलाइट को यहां से इंडिया से समझ लीजिए स्पेस में लेके जा रहे हैं। अगर अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन इंडिया में है और डोमेस्टिक जो कस्टमर्स हैं उसके, तो ये बोल रहे हैं अगर डोमेस्टिक कस्टमर को दिया गया तो सेक्शन नंबर 12(8) लगता है, ये टैक्सेबल होता है, लेकिन फिर इसको एग्जम्प्ट किया गया है अंडर एंट्री नंबर 19C कि अगर सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज दिया जा रहा है बाय NSIL, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन वगैरह, तो सर वो एग्जम्प्टेड होता है, हेंस डोमेस्टिक कस्टमर को देना तो एग्जम्प्टेड है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जो ये सैटेलाइट है ये तो गुड्स ही है, अगर आप इंटरनेशनल कस्टमर को दे रहे हो, समझ लीजिए अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन इंडिया का नासा को ये सर्विस दे रही है, तो याद रखिएगा लोकेशन ऑफ सप्लाईज इन इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स होगा। सर शिप, ये जो प्लेन है ये तो सैटेलाइट को लेके इंडिया के बाहर स्पेस में जा रहा है, तो डेस्टिनेशन इज आल्सो आउटसाइड इंडिया। अगर आपको फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी मिला, इवन दो ये एग्जाम सप्लाई है इंडिया में, फिर भी आपको इस पे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बेनिफिट मिल जाएगा, आप इसको जीरो रेटेड सप्लाई बोल सकते हो। यही बोल रहे हैं सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज बाय अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, NSIL एक्सेट्रा टू इंटरनेशनल कस्टमर, सेक्शन नंबर 39, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया इफ सप्लायर मीट्स, इफ सप्लाई मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ 26, मतलब 26 का जो डेफिनेशन है, सप्लाईज इन इंडिया, रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। अगर आपको फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी मिला, नेपाल एंड भूटान का केस में INR भी चलेगा, एंड सर आप दोनों मेयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हो, तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनेगा और सर आप जीरो रेटेड सप्लाई का बेनिफिट ले सकते हो। डन सर। उसके अलावा यहां पे मैंने आपको ये ऑलरेडी बोल दिया। उसके बाद एक और सर्कुलर है यहां पे, समझ लीजिए एप्पल ने मुझे यूएस से बोला कि रमेश तुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके देना है विद रिस्पेक्ट टू iPhone 15। मैंने बोला ठीक है मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे दूंगा। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सर्विस दे रहा हूं आईफोन को, एप्पल को। अब मैं सप्लाईज इन इंडिया, रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब मैं जब एप्पल को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सर्विस दे रहा हूं, अलोंग विद दैट उन्होंने मुझे क्या किया, एक फोन प्रोवाइड कर दिया और बोला सर जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे तो आप इस फोन में उस सॉफ्टवेयर को डाल के टेस्टिंग करते रहना। तो उन्होंने मुझे एक प्रोटोटाइप दिया और बोला इसमें आप सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग भी करते रहना। तो मैं प्रिंसिपली क्या कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का सर्विस दे रहा हूं एंड एंसिलरी सर्विसेज, टेस्टिंग सर्विसेज ऑन द मोबाइल फोन। मैं उनको टेस्टिंग का सर्विसेज भी दे रहा हूं। अब यहां पे अगर ये सिर्फ टेस्टिंग सर्विसेज होता तो उस केस में तो प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इंडिया बन जाता। सप्लाईज इन इंडिया, रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंडिया में आ गया तो सर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बना और मुझे इस पे IGST चार्ज करना पड़ता। लेकिन सर यहां पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया कि सर प्रिंसिपली आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सर्विस दे रहे हो, टेस्टिंग सर्विसेज तो एंसिलरी सर्विस है। आपने बोला मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा और टेस्ट कर दूंगा, तो प्रिंसिपली यू आर गिविंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस और जिसपे जनरल रूल अप्लाई होगा। एंड जनरल रूल अप्लाई करते हुए प्रिंसिपल सर्विस पे अगर जनरल रूल लगेगा, टेस्टिंग सर्विसेज पे भी जनरल रूल लग जाएगा। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस व्हिच इज आउटसाइड इंडिया। तो सप्लायर इंडिया में है, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। अगर मुझे मिला फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी और हम दोनों मेयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, तो सर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनेगा एंड मुझे जीरो रेटेड सप्लाई का बेनिफिट मिल जाएगा। तो सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजाइनिंग बाय ए सप्लायर टू इन द टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इंडिया में, टू ए रिसिपिएंट इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय यूजिंग सैंपल हार्डवेयर किट गिवन बाय द रिसिपिएंट। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यहां पे सर प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं बनेगा। सेक्शन नंबर 13(3)(a) इज नॉट एप्लीकेबल। प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस बाय अप्लाइंग द जनरल रूल। दैट्स ऑल इज द क्लैरिफिकेशन व्हिच इज गिवन। उसके अलावा अगर आप देखोगे
कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज की बात बोल रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आपने कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज दिया है, कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज आर नॉट सर्विसेज विद रेस्पेक्ट टू इमोअल प्रॉपर्टी। हमेशा कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज पे जनरल रूल लगेगा। अगर सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है तो सेक्शन नंबर 12(2) लगा देना। अगर सप्लायर इंडिया में, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया समझ लीजिए, तो सेक्शन नंबर 13(2) लगा देना। जनरल रूल लगाया जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सर एग्जाम पर्पस के लिए कैसा चैप्टर है? 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 4 से 6 मार्क। ए ग्रेडेड चैप्टर है। सर ए ग्रेडेड में क्या क्या ध्यान रखना है, ये एक याद रख लेना, 10(1) ABCDE, इससे एक पॉइंट पूछेंगे। उसके अलावा बेटा पूछने को तो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, पूछने को तो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर भी मुझे सेक्शन नंबर 12(8) अच्छा लगता है, ठीक है। उसके अलावा सर ये 12(3) अच्छा लगता है, ठीक है सर, आपको अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगे। 12(7) अच्छा सेक्शन है। ये एक अमेंडमेंट आया हुआ है, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, ये सर्कुलर का ध्यान रखिएगा। सेक्शन नंबर 13 में जो सारे सर्कुलर्स हैं, ये सर्कुलर्स नोटिफिकेशन जो है इनका ध्यान रखिएगा, अच्छे हैं ये सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। उसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस भी अच्छा है, ध्यान रखिएगा। बस आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से करके जाने हैं। क्वेश्चन आंसर अगर अच्छे से करके जाओगे तो बेटा कोई नहीं रोक सकता आपको एग्जाम में आंसर करने से। यहां मैं अपना कंप्लीट रिवीजन विद रिस्पेक्ट टू द चैप्टर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई क्लोज करूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन पीपल,